नमस्कार। आज हम हिंदी के दूसरे चरण में वर्ण विचार समाप्त होने के बाद में संधि की ओर बढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में वर्ण विचार का टॉपिक समाप्त किया था। उसमें एक छोटी सी त्रुटि हुई थी जिसको आप सुधार कर लें और भूलवश उसको बोल दिया गया था। मैंने आपको जस्ट इसके पिछले वीडियो में लिखाया था आपको स्पर्श संघर्षी, जिसमें मैंने आपको बताया था स है। ये मैंने इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में बताया था। तो थोड़ी त्रुटि सुधार कर लें। स्पर्श संघर्षी में स है नहीं होगा, वो च छ ज झ और ये च वर्ग की जो लाइन होगी वो स्पर्श संघर्षी होती है। स है ये सिर्फ संघर्षी ही माने जाते हैं। ये थोड़ी त्रुटि हो गई थी, बताने में भूल बस आपको बता दिया था, तो इसको आप थोड़ा सुधार कर लें। अब देखिए संधि का। संधि किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यहीं से। संधि दो वर्णों का मेल होती है। संधि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। संधि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। संधि शब्द व्याकरण की दृष्टि से है तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत का शब्द। संधि शब्द संस्कृत का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव संधि शब्द करते हैं हम, इसका तत्सम का तद्भव करते हैं तो इसका अर्थ होता है सेंध। संधि का विलोम शब्द पूछा जाए तो संधि का विलोम शब्द होगा विग्रह। तो ये छोटे छोटे व्याकरणिक बिंदु ध्यान रखें। संधि का विलोम शब्द विग्रह। व्याकरणिक दृष्टि से संधि होती है तत्सम शब्दों में, जिसका तद्भव क्या बनता है? सेंध। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? साधारणतः अमूमन हम सीधा संधि को पढ़ा करते हैं कि दो वर्णों के मेल के बनने वाले सार्थक शब्द को संधि कहा जाता है। लेकिन आरबीएससी एलडीसी के एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वहां संधि के बारे में तथ्य आया था। उसको उस तथ्य के साथ ही हम संधि की परिभाषा की शुरुआत करते हैं। उस तथ्य में क्या था? प्रथम पद के अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। सवाल यह था कि संधि के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। वहां एक लाइन यह भी दी हुई थी। इसके बाद में अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि की जो परिभाषा होती है वो आपके साधारण अमूमन हम छोटी कक्षाओं से लेकर आज तक पढ़ते हैं दो वर्णों के मेल को या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। देखिए, हम जैसे एक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, हमें ये कहा गया, हमने संधि विच्छेद किया राम प्लस अनुज। संधि में हमेशा जो धन चिन्ह होता है जिसको हम इंग्लिश में प्लस बोलते हैं, इस प्लस के चिन्ह का जो अंतिम वर्ण होता है और इस प्लस के चिन्ह के इधर वाला पूर्व वर्ण और इसके बाद का वर्ण, सिर्फ इन दो वर्णों का मेल ही संधि होती है। बाकी पूरे शब्द से संधि का कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो यहाँ दोनों चीजें काम करेंगी। पहला जो बिंदु हमने परिभाषा के लिखा, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, तो यहाँ मैम में अ वर्ण है, आगे प्लस का चिन्ह लगाएं तो फिर अ वर्ण है, तो यहाँ दो वर्णों का मेल हुआ। इसी को थोड़ा सा अलग तरह से दिया गया। प्रथम पद के अंतिम वर्ण, यहाँ राम प्रथम पद है, राम पूरा प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ है। वह द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को, ये अनुज पूरा का पूरा दूसरा पद है और इसका जो प्रथम वर्ण होगा वो भी क्या होगा? कहने का बात यह है कि दोनों बात एक ही है, थोड़ा सा अलग तरह से दिया गया। ऐसा क्योंकि हम बार बार हम कहते हैं दो पदों के मेल को समास करते हैं, तो वो थोड़ा सा दिमाग में डालने के लिए परीक्षा आयोजन करताओं ने इसको इस तरह से दिया। संधि के बारे हम साधारण यही समाप्त कर देते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसका यह भी रूप होता है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण, अगर ये जो अंतिम वर्ण ना दे हम
इन दो वर्णों को हटा दें और सीधा कहते हैं प्रथम पद के व द्वितीय पद के मेल को कहते हैं, तो उत्तर होगा समास। लेकिन यहां हमें दिया गया प्रथम पद के अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से, यहां तक समाप्त। अब इसके बाद में तीसरी चीज लिखेंगे, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो यहां थोड़ा सुधार करेंगे, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, ये लाइन भी याद रखें। इसी तरह से इसमें भी ये जोड़ेंगे, और द्वितीय पद के मेल से या संयोग से होने वाला परिवर्तन या फिर नया शब्द, बनने वाला नया शब्द संधि कहते हैं। मैंने यहां पे अ और ए मिल गया और मैंने नाम लिख दिया राम अनुज, तो हो गया दो वर्णों का मेल। तो यहां परिभाषा अधूरी थी, अब परिभाषा पूरी, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या बनने वाला तीसरा शब्द। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से होने वाला परिवर्तन, तो ए और ए मिलके दोनों आ हो गई और नाम बना रामानुज। अब जाके ये संधि की परिभाषा आपके पूरी हुई है। तो ध्यान रखें, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। या हम जैसे पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से अगर इसका परिभाषा माने, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को या बनने वाले तीसरे शब्द को आपके क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम संधि की। एक बार ये परिभाषा आप नोट कर लो, इसमें कोई देखो तरीके से लिखो उसको परिभाषा, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहा जाता है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण व द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल से होने वाला परिवर्तन भी नाम आ सकता है, और यहाँ पे कह सकते हैं विकार भी आ सकता है, या कई जगह बनने वाला नया शब्द भी कह सकते हैं, संधि कहलाता है। इसको नोट करें। अब इसके बाद में आते हैं मुख्य बात पे। तो ये बात हुई संधि की परिभाषा। अब बात आती है संधि कितने प्रकार की होती है। बहुत बार नहीं, हम जब भी हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी में कोई भी बिंदु पढ़ते हैं तो ये आम बात है कि सब जानते हैं संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये संधि जब हम परिभाषा हमें आती है, संधि के नियम आते हैं, तो गलतियां कहाँ होती है वहीं से लेते हैं। सबसे पहले संधि के तीन भेद आप ध्यान से देखें। पहला भेद होगा आपका स्वर संधि, इसके बाद में दूसरा भेद होगा आपका व्यंजन संधि, इसके बाद में आपके तीसरा भेद होगा वो होगा विसर्ग संधि। बहुत ही अच्छे से समझे इस बात। विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं होता है, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, बल्कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसके सीधे नियम शुरू होते हैं, विसर्ग संधि के भी नियम शुरू होते हैं, लेकिन स्वर संधि के पहले भेद या प्रकार शुरू होते हैं, जो 5 प्रकार की होती है आपके विसर्ग संधि। पहली हम बात करें दीर्घ संधि, दूसरी की बात करें गुण संधि, तीसरी की बात करें वृद्धि संधि, चौथी की बात करें यण संधि, और 5वीं होगी आपकी अयादी संधि। अब देखो इनके दूसरे नाम, हम इसको दीर्घ संधि कह सकते हैं, या फिर स्वर संधि का भेद है तो इसको ये भी कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। तो इस 5 संधियों में कोई भी उदाहरण होगा तो वो स्वर संधि का उदाहरण माना जाएगा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता, सिर्फ नियम होते हैं। विसर्ग संधि, इसके भी भेद नहीं होता और नियम होते हैं। यह एक चीज क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषाएं क्या होती हैं। तो इन परिभाषाओं को आप समझे। एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, या लिखने की जरूरत नहीं, समझने की बात थी। विसर्ग संधि का कोई भेद नहीं, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं, स्वर संधि के 5 भेद। अब देखिए, स्वर संधि की अगर हम परिभाषा करें या किताब में से परिभाषा देखें तो रटना पड़ता है, यहां हमें रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान में रहेगी बात। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का मेल स्वर से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? स्वर का मेल व्यंजन से हो, व्यंजन का मेल स्वर से हो, या
व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो वहां विसर्ग व्यंजन संधि होती है। अब ध्यान रखें, दो ही शब्द आपको दिए हुए, ये चारों को देख, आपने समानता क्या देखी, आपके सामने दो ही शब्द दिए हैं, दो ही नाम आ रहे हैं, स्वर 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 और स्वर, 1 2 3 और 4। कितनी बार आया स्वर? 1 2 3 और 4। व्यंजन कितनी बार आया? 1 2 3 और 4। अर्थात बात दो ही वर्णों की हो रही है, शब्द हम दो ही बोल रहे हैं, स्वर और व्यंजन। इन्हीं को एक दूसरे के आमने सामने करके हम संधि के दो संधियों की परिभाषा कर रहे हैं। देखो, जब मैं आपको दो संख्या दे दूं, 1 और 3, 13 दे दिया, कि 13 की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो अधिकतम कितनी बनेगी? 1 और 3 13, वापस उल्टा करूंगा तो 3 1 31, वापस इस 1 को 1 के सामने कर दूंगा, 3 को 3 के सामने कर दूंगा, स्थितियां कितनी बनेगी? 4 ही बनेगी। इसके अलावा तीसरा नया संख्या नहीं बनती 13 से। 13 31 11 और 33, 1 और 3 से, 1 व 3 से कितनी संख्याएं बन सकती है? 4। यही में यहां ध्यान रखें, स्वर और व्यंजन, इन दो नामों से कितनी स्थितियां बन सकती है? तो 4 स्थितियां बन सकती है। स्वर के सामने व्यंजन हो, या व्यंजन के सामने स्वर हो, या स्वर के सामने स्वर हो, या फिर व्यंजन के सामने स्वर। देखेंगे आप, वापस देखें ध्यान से। यहां हमने देखा, अगर मैं इस बिंदु को यहां लिख दूं, स्वर प्लस स्वर, तो वास्तव में चारों स्थितियां बन गई यहां। तो ध्यान रखें, ये जो स्वर का मेल स्वर से हो रहा है, वहां स्वर संधि होती है। बाकी स्वर का मेल चाहे व्यंजन से हो, व्यंजन का चाहे स्वर से हो, या व्यंजन का व्यंजन से हो, वहां सदैव कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की यूं कह सकते हैं कि जहां स्वर का मेल स्वर से ना हो, वहां सदैव कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। स्वर के सामने स्वर नहीं आना चाहिए, व्यंजन संधि होगी। अब देखो, स्वर का मेल स्वर का अर्थ यह, प्लस के चिन्ह के इधर भी स्वर होगा, इधर भी होगा। जैसे हम अयादि संधि का या यण संधि का उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने यण संधि का उदाहरण लिया, हमने लिख दिया गति प्लस अनुसार, और नाम बन गया अपना गत्य अनुसार। अब नाम कैसे बना वो आगे चर्चा करेंगे। इस इधर क्या है? ई, आगे क्या है? भले ही उदाहरण यण संधि का है, लेकिन स्वर के सामने क्या है? स्वर है। अब स्वर समान है असमान है, वो आगे संधि के भेदों में आएगा। तो स्वर के सामने स्वर होने से जो विकार पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब 3 स्थितियां बनेगी, स्वर के सामने व्यंजन हो, व्यंजन के सामने स्वर हो, या व्यंजन के सामने व्यंजन हो। तो पहला उदाहरण देखें, यहां देखें, व्यंजन के सामने व्यंजन। जैसे हम व्यंजन संधि में उदाहरण देखते हैं, जगत प्लस नाथ, प्लस के चिन्ह के इधर न है और पहले आधा तय है, इस न में जो है वो आगे जुड़ेगा, तो इधर तो दोनों व्यंजन ही बचे। तो व्यंजन का मेल व्यंजन से, कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। फिर व्यंजन का मेल स्वर से, जगत प्लस मां। अब आधा जो तय हलंत है, शुद्ध व्यंजन है, इसके बाद में स्वर आ गया, तो व्यंजन का मेल किससे हो गया? स्वर से, और नाम बनेगा जगदम्बा। तय का दे कैसा बना वो आगे चर्चा है। अब तीसरी स्थिति होगी, स्वर के सामने व्यंजन। ऐसा कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण होगा जो स्वर के सामने व्यंजन होगा? तो देखें, एक उदाहरण हम लिखते हैं, अभी प्लस सेक। अब देखो, यहां हम देखेंगे प्लस के चिन्ह के ठीक आगे स है, स में ए मिला हुआ है, से हुआ। ये जो बी है, ये भय तो आगे आएगा आधा करके, और ई आएगा आगे। तो प्लस के ठीक इधर भय रहा या ई रहा, तो प्लस के ठीक इधर ई रहा, अ भय ई, अभी, न कि अ ई भय, नहीं तो आई वो बोलते हैं इसको, अभी बोला तो अ भय ई, तो ये ई वास्तव में यहाँ है। इस भय को अगर हम आधा करें तो स्वर का मेल किससे हुआ? व्यंजन से। तो ये जो 3 स्थितियां बनती है, वहां सदैव कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो अब हम विसर्ग संधि की बात कर लेते हैं। विसर्ग संधि की बात करते हैं तो कोई बड़ी परिभाषा नहीं होती। अगर विसर्ग का मेल स्वर से हो तो विसर्ग संधि होती है, या विसर्ग का मेल व्यंजन से हो तो भी वहां पे कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। तो ये जो 3 परिभाषाएं हम याद कर सकते हैं, इनको आप अच्छे से देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वर संधि की परिभाषा। स्वर का मेल स्वर के होने से स्वर संधि, स्वर का मेल व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल स्वर से हो, या व्यंजन का मेल व्यंजन से होने से जो विकार पैदा होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात स्वर का मेल स्वर से नहीं होना चाहिए। उसके बाद विसर्ग का मेल स्वर से हो या विसर्ग का मेल व्यंजन से हो कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे इनकी परिभाषाएं, एक बार समझा दी आपको, फिर यहाँ परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। और परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, स्वर का मेल
स्वर से होने पर बनने वाला नया वर्ण या होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है या स्वर संधि के अंतर्गत होता है। इसी तरह से हम व्यंजन संधि की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक इसी तर्ज पे यहां से शुरुआत करेंगे। स्वर का मेल व्यंजन से हो, स्वर का मेल स्वर से, उसी तरह स्वर का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो या व्यंजन का मेल व्यंजन से होने पर जो विकार पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। इसी तरह से विसर्ग का मेल स्वर से हो या विसर्ग का मेल व्यंजन से होने से जो तीसरा नया वर्ण बनता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। अमूमन जैसे ऐसा ही कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और सीधा क्वेश्चन, हमें संधि की जरूरत नहीं पड़ती नियमों की, सीधा हम उत्तर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन में देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया असंगत है, सीधा था निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। आगे था जहां स्वर संधि नहीं है, ध्यान देखें। राम प्लस उचित, दिवस प्लस अवसान, स प्लस अवधान, ए प्लस था। अब सीधा क्वेश्चन था, कहीं परिभाषा या आपके कई नियम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ध्यान रखना था असंगत कौन सा है, स्वर संधि जिसमें नहीं है वो बताना है। तो स्वर संधि में क्या, स्वर के सामने स्वर होता है। अगर स्वर के सामने स्वर नहीं होता है तो फिर इनको याद मत करो, सिर्फ इतना ध्यान रखो स्वर के सामने स्वर ना हो तो वहां कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। राम में ए है, आगे उ, स्वर के सामने स्वर है, स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा भेद है वो बाद की बात है। दिवस में अंत के में ए है, आगे ए है, ये स्वर संधि है। स में ए है, आगे ए है, ये भी स्वर संधि। लेकिन ए में यहाँ ए तो आ गया, लेकिन छ में जो आ आया वो छ के बाद में आएगा, ऐसे करेंगे छ प्लस आ, प्लस के ठीक आगे पहले कौन सा आया, छ। तो यहाँ पे स्वर संधि नहीं है, वहां पे व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि के कौन से नियम के तहत है वो बाद की बात है, लेकिन पहला अपना स्टेप होता है यही कि क्वेश्चन से हो जाता है, तो नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको इस तरह से हम स्वर संधि से कल से हम शुरुआत करेंगे नए अध्याय की, तो वहां आपको बहुत ध्यान से देखना है। आज तीनों परिभाषाएं आपने नोट कर ली, कल से हम शुरुआत करेंगे स्वर संधि की। धन्यवाद।